नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार विजन क्लासेस में। दुआ है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका मित्र गोविंद कुमार खटीक। साथियों, हम विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु पढ़ रहे थे। उसमें हमने धातुओं के 2 रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट कर दिए थे। आज हम धातु का तीसरा रासायनिक गुणधर्म देखने वाले हैं, जिसका नाम है धातुओं की धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तीसरा जो गुणधर्म है अपना, वो है धातुओं की धातु लवण के साथ, धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया। इसमें कुछ एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी धातु लवण के विलयन के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करती है, यह हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको कॉपर का तार लेना है और इस कॉपर के तार को फेरस सल्फेट जलीय विलयन में डुबाना है। फेरस सल्फेट के जलीय विलयन में इसको डुबाना है। फिर कुछ देर बाद देखना है कि अभिक्रिया होगी या नहीं। पहला अभिक्रिया ये करनी है। दूसरी अभिक्रिया, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाना है। जलीय विलयन में डुबाना है और फिर देखना है कि यह अभिक्रिया होगी या नहीं। तो पहले समझते हैं, ये जो कॉपर का तार होगा वो किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। तो एस लिखेंगे, कॉपर का प्रतीक Cu, और फेरस सल्फेट को हम लिखते हैं FeSO4। तो जलीय विलयन में इसलिए Aq लिखेंगे। जब भी कोई विलयन, जलीय विलयन, जब भी कोई लवण, धातु लवण किसी विलयन में उपस्थित होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? Aq। जब कुछ देर बाद देखेंगे तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो कॉपर तार हमने डाला था विलयन में वो वैसा का वैसा हमें दिखाई देगा। यहाँ पर लोहे की जो कील है, लोहे की कील Fe, ये ठोस अवस्था में, और कॉपर सल्फेट क्या है? CuSO4। इसका जो जलीय विलयन है ये कैसे कलर का होता है? ये नीला कलर होता है। और कॉपर जो है शुरुआत में जो हम लेके आते हैं वो चमकीली होती है। जब ये अभिक्रिया देखते हैं अपन, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखने के पर ये जो लोहे की कील है उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। और एक बदलाव और होता है, ये जो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है वो चेंज हो जाता है किसमें? फेरस सल्फेट के जलीय विलयन। फेरस सल्फेट के जलीय विलयन के अंदर चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पर जब ये अभिक्रिया होगी तो ये तो बन जाएगा FeSO4, फेरस सल्फेट का जलीय विलयन, और ये जो आयरन है कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। अभिक्रिया में ये जो कलर था नीला कलर, वो जलीय विलयन में कैसा हो गया? मलिन हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? मलिन। और कॉपर के ये जो चमकीली जो हमने आयरन की नेल ली, आयरन की जो कील ली, लोहे की कील, वो उसके ऊपर कौन सी कलर की? भूरे कलर की जो परत है वो चढ़ जाती है। तो ये अभिक्रिया कैसे हुई, और ये दोनों अभिक्रिया, ये वाली अभिक्रिया क्यों नहीं हुई और ये अभिक्रिया कैसे हो गई? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सक्रियता श्रेणी को। तो सबसे पहले इधर एक साइड में लिखते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में सबसे उच्च सक्रिय तत्व जो होता है वो पोटेशियम। पोटेशियम के बाद सोडियम कैटरीना ने कार, मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी, हाई, क्यू, मिली, सिल्वर, ओडी, और लास्ट में लिखोगे पीटी। तो ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, Au, गोल्ड और प्लेटिनम,
तो ये सक्रियता श्रेणी है। इसमें जो सबसे ऊपर है वो उच्च सक्रिय है। वो कैसा है? उच्च सक्रिय है। लेकिन जो सबसे नीचे है वो निम्न सक्रिय है। यानी कि नीचे से ऊपर चलेंगे तो सक्रियता तत्वों की क्या होती है? बढ़ती है। इस श्रेणी में नीचे से ऊपर चलेंगे तो तत्वों की सक्रियता क्या होती है? बढ़ती है। तो ऊपर ध्यान रखोगे, इसमें एक पॉइंट नोट करेंगे अपन ये अभिक्रिया क्यों नहीं हुई और ये अभिक्रिया हो गई। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। इस अभिक्रिया में हुआ क्या, यहाँ पर ये चमकीली लोहे की कील चमकीली थी। जब हमने इसको कॉपर सल्फेट जलीय विलयन में डाला, और कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। तो ये नीला कलर हमने इसके अंदर कुछ समय बाद देखा तो ये नीला कलर कैसा हो गया? मलिन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? फेरस सल्फेट के जलीय विलयन का। और उसके बाद ये जो चमकीली कील थी उसके ऊपर कौन से कलर की परत चढ़ जाती है? भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो किसके कारण? वो कॉपर के कारण। अब हम देखते हैं ये अभिक्रिया कैसे हुई। इस अभिक्रिया को समझने से पहले एक पॉइंट नोट करेंगे सक्रियता श्रेणी से। इस सक्रियता श्रेणी में जो तत्व सक्रियता श्रेणी में ऊपर होगा वो तत्व नीचे वाले तत्व को, वो जो तत्व सक्रियता श्रेणी में ऊपर होगा वो नीचे वाले तत्व को विलयन से विस्थापित कर देगा। मतलब क्या हुआ कि इस श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होगा वो नीचे वाले तत्व को क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है अभिक्रिया में। कैसे? हम समझते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि कॉपर जब फेरस सल्फेट से अभिक्रिया करेगा और आयरन जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर जो है वो निम्न सक्रिय है, जबकि आयरन कैसा है? उच्च सक्रिय है। तो निम्न सक्रिय कभी भी उच्च सक्रिय को विस्थापित नहीं कर सकता, इसीलिए ये अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन ये वाली अभिक्रिया, इसमें देखो आयरन जो है वो क्या है? उच्च सक्रिय तत्व है, जबकि कॉपर कैसा है? निम्न सक्रिय तत्व है। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा। उच्च सक्रिय तत्व निम्न सक्रिय तत्व को क्या कर सकते हैं? विलयन में से विस्थापित कर सकते हैं। इसीलिए ये अभिक्रिया कंप्लीट होगी, जबकि ये अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे इसके जैसे और एग्जांपल देखते हैं अपन। ये अपना पहला एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे जिंक और कॉपर क्लोराइड, उसके बाद कॉपर प्लस जिंक क्लोराइड। तो आपसे पूछे, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे लेड प्लस कॉपर क्लोराइड और कॉपर प्लस लेड क्लोराइड। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो ये चेक करते हैं। तो जिंक और कॉपर का कंपैरिजन करें तो जिंक उच्च सक्रिय तत्व है, जबकि कॉपर क्या है? निम्न सक्रिय तत्व। तो ये वाली अभिक्रिया तो हो जाएगी। यहाँ पर जिंक क्लोराइड और कॉपर बाहर निकल जाएगा। जिंक क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित करेगा विलयन में से, उसकी जगह खुद ले लेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। लेकिन इस वाले अभिक्रिया में जो कॉपर है वो जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर है निम्न सक्रिय तत्व और जिंक क्या है? उच्च सक्रिय तत्व। इसलिए यह अभिक्रिया नहीं होगी। ये वाली अभिक्रिया देखो, इसमें लेड और कॉपर, विलयन में कौन है? कॉपर, और बाहर कौन है? लेड। क्या लेड उच्च सक्रिय तत्व है और कॉपर निम्न सक्रिय तत्व? तो ये वाली अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर लेड क्लोराइड बनेगा और साथ में कॉपर बाहर निकल जाएगा। कॉपर चला जाएगा ठोस अवस्था में और लेड क्लोराइड, जो लेड है वो जलीय विलयन में चला जाएगा। लेकिन ये वाली अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या? क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो है वो निम्न सक्रिय है और लेड क्या है? उच्च सक्रिय है। तो निम्न सक्रिय तत्व उच्च सक्रिय तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता है, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये तीसरा जो धातु का रासायनिक गुणधर्म है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें धातु लवण के विलयन के साथ जो अभिक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है
उसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद करनी पड़ेगी। जो उच्च सक्रिय तत्व होते हैं इस श्रेणी में वो निम्न सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देते हैं, लेकिन जो निम्न सक्रिय तत्व उच्च सक्रिय तत्व को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। ये आप याद रखोगे और ये नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तीसरी हो गई अपनी। चौथी स्टार्ट करते हैं अपन, धातुओं की वायु से अभिक्रिया। बनाया इसको। अगली जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका नाम है धातु की वायु से अभिक्रिया। ये लास्ट रासायनिक गुणधर्म है धातु का, धातुओं की वायु से अभिक्रिया। इसमें एग्जांपल से समझते हैं। जब भी कोई धातु वायु से अभिक्रिया करेगी, वायु में अधिकतर हम किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो हमें धातु ऑक्साइड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, धातु ऑक्साइड। ये बात आप नोट करेंगे। और धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अभी धातु ऑक्साइड कैसे बनते हैं ये हम समझते हैं। जैसे हमने अभिक्रिया करी कॉपर प्लस ऑक्सीजन, धातु कौन सी है, कॉपर, और यहाँ पर वायु में हमने किसको ली, ऑक्सीजन को। तो जब ये अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। कैसे बनेगा, कॉपर के ऊपर होता है +2 और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। तो जब किसी भी तत्वों की संयोजकता सेम होती है तो इन संयोजकताओं को हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट इनको जोड़ना है, कॉपर ऑक्साइड। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, Na+O2 Mg+O2। तो यहाँ पर Na जो है वो होता है +1 पे, इसकी संयोजकता कितनी होती है, +1, और ऑक्सीजन की होती है -2। तो इस अगर संयोजकता में अंतर होगा तो इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखनी है और इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखनी है। तो 2 तो इसके नीचे आ जाएगा, तो Na2 और O। अब ऑक्सीजन के नीचे 1 आएगा तो 1 को लिखेंगे नहीं। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम +2 पे होता है और ऑक्सीजन -2 पे, तो दोनों की संयोजकता सेम है इसीलिए हम लिखेंगे MgO। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, तो बनेगा क्या, एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है +3 जबकि ऑक्सीजन की होती है -2। तो ये 2 नंबर तो नीचे जाएगा और 3 नंबर ऑक्सीजन के नीचे, तो एल्यूमिनियम Al2O3। तो ये इस तरीके से हमने क्या बना दिया, धातु ऑक्साइड बना दिए। और ये सारे कौन सी प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के। ये आप नोट करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्या है, धातु ऑक्साइड। लेकिन एक वर्ड आता है उभयधर्मी ऑक्साइड, तो इसको समझते हैं कि ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। यहां लिखता हूं मैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। एक तो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि यहाँ लिखा है Al2O3। ये एक ऐसा धातु ऑक्साइड है जो कि अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकता है और क्षार से भी अभिक्रिया कर सकता है। जब अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा लवण और साथ में क्या बनाएगा, जल। ये आप याद रखेंगे। एक और याद रखेंगे जैसे लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सारे क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड
जो अम्ल से भी विक्रिया कर सकते हैं और क्षार से भी विक्रिया कर सकते हैं, और दोनों से विक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। तो इनकी अभिक्रियाएं देखते हैं, एक का किसी का एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मैं मिटा दूं, इसकी एक अभिक्रिया देखते हैं अपन। जैसे Al2O3 जब अम्ल से विक्रिया करेगा, HCl क्या है यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी pH होती है 1.2, याद रखेंगे। ये अपने आमाशय में पाया जाता है, आमाशय पेट के अंदर, जठर अम्ल बोलते हैं इसको, ये आप याद रखोगे, ये एक अम्ल है। Al2O3 HCl से विक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, एक तो लवण बनाएगा और एक जल बनाएगा। लवण कैसे, ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा एल्यूमिनियम के साथ, Al3, और जल कौन सा, H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये एल्यूमिनियम AlCl3, ये कैसे बना, ये एल्यूमिनियम होता है +3, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1। तो जब प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस से, और माइनस वाला किससे जुड़ेगा, प्लस से। तो जब जोड़ेंगे, एल्यूमिनियम को जोड़ेंगे किससे, Cl- से, तो इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे, तो क्लोरीन के नीचे 3 आ जाएगा और इसके नीचे 1, तो 1 को लिखते नहीं है, AlCl3 और H2O। तो इस तरीके से ये, तो जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले तो ध्यान रखना है जल का निर्माण होगा। उसके बाद ये तो हो गई अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, अम्ल के साथ। अब हम क्षार के साथ कराते हैं। जब NaOH के साथ अभिक्रिया होगी, NaOH क्या है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्षारों का राजा है, इसकी pH होती है 14, ये आप याद रखोगे। जब इसकी अभिक्रिया हम एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड से कराते हैं तो हमें एक तो मिलेगा एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट, क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, और साथ में जल। ये एक लवण है जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो जब भी कोई उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल से और क्षार से अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा, लवण व जल। जब दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है तो ऐसे धातु ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ये अपने धातु के 4 रासायनिक गुणधर्म हमने कंप्लीट कर दिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है धातु व अधातु की अभिक्रियाएं। अब हम समझेंगे कि धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटाए, अब हम समझते हैं धातु व अधातु की आपस में अभिक्रिया। अगला टॉपिक अपना धातु व अधातु की अभिक्रिया। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी धातु होती है और कौन सी अधातु होती है। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन Ni, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर पोटेशियम और कैल्शियम। इस तरीके से आप भी लिखोगे और याद रखोगे एलिमेंट 1 से 20 तक। बोरोन और सिलिकॉन जो है वो उपधातु है। उपधातु वो होते हैं जो धातु से भी जो उपधातु वो होते हैं जो जिसके पास धातु के भी गुण हो और अधातु के भी गुण मौजूद हो, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। इस सर्कल के इधर वाले जितने भी हैं वो सारे अधातु है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, हीलियम, ये सारे क्या है, अधातु। और इस सर्कल के इस तरफ जो भी है वो सारी धातु है, किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन एक गैस है, इसको हम अधातु में गिनते हैं। एक बात और याद रखोगे, यहाँ पर धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, और जबकि अधातु है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे।
तो यहाँ से तो आपको पता चल गया कि धातु कौन सी और अधातु कौन सी। तो लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सारी धातुएं, और बाकी जो भी है ये दोनों उपधातु है, और इधर वाली सारी क्या है, अधातु है। इसमें हीलियम, नियोन और आर्गन ये अक्रिय धातु है, अक्रिय तत्व, ये अक्रिय गैसें बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अक्रिय गैसें। और एक चीज और यहाँ से इस टेबल से एक चीज और नोट करेंगे, इन सभी परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, इन सभी की संयोजकता 1 होती है, इनकी 2, इनकी 3, इनकी कार्बन सिलिकॉन की 4। अब किसी भी परमाणु की संयोजकता जो होती है वो 4 से ज्यादा नहीं होती है। जब 4 से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम 8 से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 के बाद 3, 2, 1 और 0। तो ये जो मैंने नंबर लिखे हैं इनके ऊपर, ये इनकी संयोजकता है। क्लोरीन फ्लोरीन की संयोजकता कितनी, 1। मैग्नीशियम, बेरिलियम और कैल्शियम की संयोजकता कितनी, 2। यह आप नोट करेंगे। एल्यूमिनियम की कितनी, 3। ठीक है। संयोजकता कहाँ काम आती है, जब हम किसी यौगिक को बनाते हैं तब संयोजकताएं काम आती है। जैसे अभी हम बना के देखेंगे, उसमें हम इनका यूज करेंगे। तो समझते हैं धातु है अधातु की अभिक्रिया। तो केमिस्ट्री में हमेशा आपको 2 यौगिक मिलेंगे, एक मिलेंगे आयनिक यौगिक और एक मिलेगा सहसंयोजक यौगिक। तो आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं और सहसंयोजक यौगिक कैसे बनते हैं, ये हम समझते हैं। यौगिक 2 प्रकार के, एक तो होता है आयनिक यौगिक और दूसरे होते हैं सहसंयोजक, सहसंयोजक यौगिक। आयनिक यौगिक जब एक धातु हो, एक क्या हो, धातु, और दूसरी क्या हो, अधातु, तब आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन जब दोनों अधातु हो तब सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है। आयनिक यौगिकों का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है, स्थानांतरण से होता है, जबकि सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण इलेक्ट्रॉन के सहभाजन से होता है, इलेक्ट्रॉन के सहभाजन से होता है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कौन से यौगिक बनते हैं, आयनिक यौगिक, जबकि इलेक्ट्रॉन के सहभाजन से, मतलब इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तब सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है। इसमें दोनों अधातु होती है और इसमें एक धातु और एक अधातु होती है। ये वाला जो पोर्शन है सहसंयोजक यौगिक, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन है उसके यौगिक में। इस वाले चैप्टर में ये वाला है, इसको हम कंप्लीट करते हैं कि आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, ये हम समझते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट है वो याद रखोगे, आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं। पहला पॉइंट, किसी तत्व को स्थायी होने के लिए उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसी तत्व को यदि स्थायी होना है तो उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं वो हम बता रहे हैं। दूसरा है, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, धनायन बनाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। तो ये 3 पॉइंट है आयनिक यौगिक कैसे बनेंगे। तो पहला आप याद रखोगे, जितने भी तत्व होते हैं वो सारे स्थायी होने के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की, जिस तत्व को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अगर उसको स्थायी होना था। फिर दूसरा, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है, ऋणायन बनाती है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इसके बाद हम आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं ये हम समझते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, इनको मैं मिटा देता हूं पहले। सबसे पहले पहला एग्जांपल
NaCl का निर्माण। अब यहाँ पर सोडियम क्या है, एक धातु है, जबकि क्लोरीन क्या है, अधातु है। इसीलिए ये जो यौगिक है ये कैसा है, आयनिक यौगिक है। ये कैसा है, आयनिक यौगिक। अब इसका निर्माण कैसे हुआ हम समझते हैं। Na जो होता है वो Na का जो परमाणु क्रमांक होता है 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इसके अंदर। जब परमाणु क्रमांक 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या भी बराबर होगी, 11 और 11। तो इसमें K में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने एक पॉइंट देखा कि किसी भी तत्व को यदि स्थायी होना है तो उसके बाइटम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके पास बाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। यदि इसको स्थायी होना है तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। यहाँ पर Na जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। अब जब कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने उसके ऊपर क्या आ जाएंगे, प्लस आवेश आ जाएंगे। अभी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो 1 प्लस आ गया, और इसके 2 और 8 ये वाली कक्षा खाली हो गई। तो इसके बाइटम कोश में कितने आ गए, 8 आ गए। अब ये कैसा हो गया, स्थायी हो गया। स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। ये बात आप नोट करें। अब यहाँ पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बन गया, ये धनायन बन गया। ये क्या बन गया, धनायन। इसी तरह से क्लोरीन की देखते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। अब 17 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 ही होगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर भरने हैं इसमें तो K में 2, L में 8 और M वाली कक्षा में 7 होंगे। 2, 8, 10 और 7, 17 हो गए। अब यहाँ पर इसके बाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। बाइटम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कोई परमाणु उसके ऊपर उतना ही ऋण आवेश आएगा। तो -1, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 1 माइनस आ गया। बाइटम कोश में कितने हो गए, पहले 17 थे इलेक्ट्रॉन, अब कितने हो गए, 18 हो गए ना, 1 ग्रहण कर लिया इसने, इसलिए 18 हो गए। तो 2, 8, 8। तो बाइटम कोश में कितने आ गए, 8 आ गए, इसके भी 8। अभी आपस में क्या करते हैं, बंद बनाते हैं। कैसे, देखो Na के बाइटम कोश में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। Na के बाइटम कोश में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाइटम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे 7 को इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख लो। अगर इसको स्थायी होना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। और जब ये इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, Na प्लस और Cl के पास अपना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करके ये प्लस बन जाएगा, और Cl जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लेके माइनस बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आयनिक यौगिक का निर्माण हो गया, NaCl बन चुका है, NaCl बन चुका है। ये बात आप ध्यान रखोगे। इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच में एक बल लगता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपने जब भी आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आवेश आकर्षित करते हैं, तो धनायन और एक ऋणायन, एक तो है धनायन और एक है ऋणायन। तो दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा है, स्थिर वैद्युत बल। कौन सा बल लगता है दोनों के बीच में, स्थिर वैद्युत बल से ये दोनों बंधे होते हैं। दोनों एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों कौन से बल से बंधे होते हैं, एक ना दिखने वाला जो बल होता है उसका नाम है स्थिर वैद्युत बल। तो ये बात आप नोट करेंगे। इस तरीके से NaCl का निर्माण हो गया। ये हमने एक एग्जांपल समझा। एक और समझते हैं आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं। तो एक बार इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है MgCl का निर्माण, MgCl2 का निर्माण। इसको समझते हैं। मैग्नीशियम जो होता है वो 12 नंबर पे आता है, तो K में कितने, 2, L में 8 और M में कितने हो जाएंगे, 2। इस तरीके से K में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में 8 आ जाएंगे और M में कितने आ जाएंगे, 2। अब इसको अगर स्थायी होना है तो इसके बाइटम कोश में 8 होने चाहिए। तो 8 करने के लिए क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और क्या बन जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं उतने इसके ऊपर आवेश आ जाएंगे। और ये जो 12 इलेक्ट्रॉन थे अब कितने रह गए, 10 हो गए। तो K में 2 आ जाएंगे, L में कितने आ जाएंगे, 8। इस तरह से इसके बाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 आ गए। इसलिए ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो ये आप नोट करेंगे। उसके बाद क्लोरीन जो है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है,
K में 2, L में 8 और M में 7। अब इसको अगर स्थायी होना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो ग्रहण करने के क्या बना लेगा Cl माइनस। तो 2, 8 और 8, पहले 17 थे, एक और आ गया तो कितना हो गए 18 हो गए। तो जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो बायतन कोश में आएगा, तो इसके बायतन कोश में कितना हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब ये मैग्नीशियम जो है उसके बायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको स्थायी होना है तो दोनों को ये क्या करेगा त्यागेगा, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए मैग्नीशियम जो है ना वो 2 क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। क्यों? क्योंकि इसको 2 त्यागने और क्लोरीन एक क्लोरीन को एक चाहिए, तो 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इसकी अभिक्रिया हम 2 क्लोरीन से कराएंगे। क्लोरीन के बायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 7, एक के पास 7 और दूसरे के पास भी 7। अब क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। तो जब ये मिलेंगे तो ये हो जाएगा Mg+2 और क्लोरीन के पास माइनस बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने क्लोरीन लेंगे अपन 2 क्लोरीन लेंगे। 2 क्लोरीन क्यों? क्योंकि एक Mg जो है ना वो 2 क्लोरीन डोनेट करेगा एक एक क्लोरीन को, इसीलिए MgCl2 बनेगा। यहाँ पर क्या बन गया MgCl2। तो ये आप नोट करेंगे। पहले हमने NaCl लिया था तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था सोडियम के पास, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को त्याग कर देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। लेकिन अभी मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो वो 2 क्लोरीन को क्या करेगा त्याग कर देगा। तो इस तरीके से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है, ये आप नोट करेंगे। अब हम समझते हैं जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप नोट करेंगे इनको। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म याद रखोगे, आयनिक यौगिक ठोस में कठोर होते हैं। दूसरा, इनका गलनांक व क्वथनांक बिंदु उच्च होते हैं। इनके जो गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं वो कैसे होते हैं उच्च होते हैं। तीसरा, ये पानी में विलय होते हैं परंतु केरोसिन में पेट्रोल में अविलय होते हैं। अगला है आयनिक यौगिक, ये या फिर आयनिक यौगिक तरल अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, चालक तथा ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये 4 पॉइंट है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में। 4 पॉइंट है। पहला क्या है, ठोस व कठोर होते हैं। कौन? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक को बीच में जब भी कोई आयनिक यौगिक बनता है तो दोनों किससे जुड़े होते हैं? एक स्थिर विद्युत बल से जुड़े होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। एक धनायन बनता है और एक ऋणायन बनता है, तो दोनों के बीच में जो बल होता है वो कौन सा होता है? स्थिर विद्युत बल। तो ये जो बल है ये बहुत मजबूत होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं? ठोस व कठोर होते हैं। ये बात नोट करेंगे। फिर उसके बाद इनके गलनांक व क्वथनांक बिंदु उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे हैं? ठोस व कठोर है, तो इनको जब गर्म करेंगे, गलनांक किसे कहते हैं अपन?
तापमान का वह बिंदु जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाए। तो अगर इसको ठोस से द्रव में बदलना है, इनको आयनिक यौगिकों को, तो इनके लिए ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनके गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये बात नोट करेंगे। उसके बाद ये पानी में विलय होते हैं, परंतु केरोसिन व पेट्रोल में अविलय होते हैं। पानी मतलब पानी जो होता है वो, ये भी क्या होता है, इसके पानी के अंदर भी धनायन और ऋणायन आयंस पाए जाते हैं। इस वजह से पानी के अंदर ये क्या होता है, विलय, जबकि केरोसिन व पेट्रोल में कोई भी धनायन और ऋणायन नहीं होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, अविलय होते हैं। उसके बाद आयनिक यौगिक तरल अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत के चालक मतलब जिसके अंदर करंट प्रवाहित हो सके, वो उसे हम विद्युत के चालक बोलते हैं। विद्युत के कुछ चालक मतलब जिसके अंदर करंट प्रवाहित नहीं हो सके। तो आयनिक यौगिक यदि तरल अवस्था में होते हैं, एक बात तो हमेशा नोट करेंगे कि विद्युत जो है वो दो कारणों से प्रवाहित होती है, या तो मुक्त आयन की वजह से या मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, एक धनायन और एक ऋणायन है। तो मुक्त आयन की वजह से यहाँ पर जब हम इनको तरल अवस्था में लेके आएंगे तो एक धनायन बन जाएगा और एक ऋणायन बन जाएगा। तो मुक्त आयन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, विद्युत के चालक हो जाएंगे तरल अवस्था में। लेकिन जब ये ठोस अवस्था में होंगे तो विद्युत के कैसे होंगे, कुचालक होंगे, क्योंकि इनमें मुक्त आयन अनुपस्थित होंगे। तो ये अपना आयनिक यौगिकों के गुणधर्म कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।